हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन। ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन। आखिर ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन क्यों शुरू हुआ? किसान भारत का एक तरह से कह सकते हैं कि आत्मा है और उसका जो है भारत का आत्मा है, और जब भारत के आत्मा पर कष्ट होगा तो किस जो है भारत में जो है विद्रोह की चिंगारी फैलेगी ही फैलेगी। हुआ यह कि जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने भू राजस्व सिस्टम लागू किया। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश ने पूरे भारत में 3 प्रकार के भू राजस्व सिस्टम को लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी और तीसरा जो सिस्टम था वो महलवाड़ी था। और इस तीनों सिस्टम के द्वारा ब्रिटिश सरकार अधिकतम भू राजस्व जो है वसूल करती थी। अब अधिकतम जो भू राजस्व किसान खेती से पूरा नहीं कर पाता था तो वह उसकी पूर्ति साहूकार से करता था, साहूकार से कर्ज लेके करता था। इससे क्या हुआ कि साहूकार का एक वर्ग जो है कृषि क्षेत्र में प्रवेश कर गया। दूसरी बात यह है कि मध्यस्थों की एक श्रृंखला भी बन गई। जैसे किसान और ब्रिटिश के बीच में बहुत सारे मध्यस्थ जमींदार उभर गए, और ये जमींदार जो थे मध्यस्थ जमींदार, ये ब्रिटिश से भी ज्यादा निकटवर्ती शोषक के रूप में उभर कर आए। तो निकटवर्ती शोषक के रूप में साहूकार हो गए और जो मध्यस्थ जमींदार है ये किसान के निकटवर्ती शोषक हो गए। ब्याज की मात्रा काफी थी, सामानशाही की जकड़न काफी बढ़ गई थी, दाखिलकार के लिए किसानों ने आवाज उठाया और लगान के रूप में जो है अन्न के साथ धन के लिए भी अन्न के साथ धन का जो है पेमेंट करने का बात कहा। उसके बाद जो ब्याज की ज्यादा से ज्यादा राशि थी उसके विरोध में आवाज उठाया। लगान की जो है काफी दर थी उसके विरोध में आवाज उठाया। तो इन सब कारणों से जो है किसान जो है अपना आवाज उठाने लगे, विद्रोह करने लगे। लेकिन एक चीज यहां पर देखिएगा कि किसान जो अभी विद्रोह कर रहे हैं उसमें एक वर्ग का उनमें कॉन्सेप्ट नहीं है और न ही जो है उनमें राजनीतिक चेतना का कॉन्सेप्ट है। राजनीतिक चेतना का कॉन्सेप्ट है, न वर्ग कॉन्सेप्ट है और न ही इनके पास कोई अस्थाई संगठन है, अस्थाई संगठन है। इसलिए इस समय जो किसान आंदोलन है उसमें उस प्रकार की राजनीतिक चेतना देखने को ब्रिटिश सरकार के विरोध में नहीं दिखाई पड़ती है। यह किसान आंदोलन का कारण है या पृष्ठभूमि समझिए जो भारत में दिखाई पड़ता है। अब हम एक एक करके जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में किसान आंदोलन भारत में हुए उनकी चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग रामोसी विद्रोह देखेंगे। रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह जो है वह महाराष्ट्र में हुआ था। कहां हुआ था? महाराष्ट्र के सतारा जिला के आसपास या पूना जिला के आसपास यह विद्रोह हमें देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह का समय है 1822 से लेकर 1841 तक।
मूलतः बात यहां था कि यहां पर अकाल आया था और भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। तो रामोशियों ने उस क्षेत्र में लूटपाट किया और किलों को तोड़ दिया। इसके दो प्रमुख नेता थे, चितर सिंह और नरसिंह पेतकर। चितर सिंह और नरसिंह पेतकर इसके प्रमुख नेता हैं। 1825-26 के आसपास सतारा के क्षेत्र में जो है अकाल और भुखमरी की काफी स्थिति हो गई। तो उमा जी ने भी रामोशी विद्रोह का कुछ समय तक नेतृत्व किया, लेकिन नरसिंह पेतकर काफी समय तक जो है किसान का विद्रोह करते रहे इस क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में और सतारा और पुणे के आसपास के क्षेत्र में। और 1841 ईस्वी तक ये जो है रामोशी विद्रोह होता रहा और किसान दंगे करते रहे, चाहे विद्रोह करते रहे। यही आपका रामोशी विद्रोह के बारे में संक्षिप्त जानकारी। परीक्षा में इसी से आपको पूछा जाएगा। रामोशी विद्रोह का क्या कारण था? तो इस क्षेत्र में अकाल और भुखमरी की स्थिति हो गई थी। प्रमुख नेता कौन थे? तो चितर सिंह थे, नरसिंह पेतकर थे। उमा जी ने भी इसको नेतृत्व प्रदान किया कुछ समय तक। सतारा के महाराष्ट्र के सतारा के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। यही इसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद है आपका इंपॉर्टेंट है एक मालाबार तट पर मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह जो है 1836 से लेके 1885 तक हुआ और फिर 1921 ईस्वी में हुआ। पहला मोपला विद्रोह 1836 में शुरू हुआ था और दूसरा मोपला विद्रोह 1921 में शुरू हुआ था। मोपला जो थे केरल का जो मालाबार तट है वहीं पर रहते थे। कहाँ रहते थे? केरल के मालाबार तट पर रहते थे। ये अरबी मुसलमान थे या मलयाली मुसलमान थे। मलयाली मुसलमान थे, ये अरबी मुसलमान थे या मलयाली मुसलमान थे। और ये केरल के मालाबार तट पर रहते थे। 1000 साल से रहते आए थे। इनका काम था, ये छोटे मोटे कृषक थे, किसान थे, जिनको बटाईदार आसामी भी कहा जा सकता है। बटाईदार थे, ये बटाई पर काम करते थे। और इस क्षेत्र में जो जमींदार थे वह हिंदू थे, वह उच्च जाति के हिंदू थे। जमींदार में कौन कौन थे? तो नंबूदरी ब्राह्मण थे, नंबूदरी थे और नायर थे। ये लोग उच्च जाति के थे और बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे। और इनके खेती पर, इनके जमीन पर जो है ये जो मोपला थे, जो मुसलमान थे, ये काम करते थे। तो जमींदार हो गए हिंदू और इनके यहाँ जो काम करते थे वो थे कृषक। ये लोग थोड़ा सा व्यापारी भी थे, व्यापार भी करते थे, लेकिन उतने आप कह सकते हैं कि संपन्न नहीं थे। संपन्न कौन थे? तो उच्च वर्ग के हिंदू जो वहां थे, नंबूदरी ब्राह्मण और नायर थे, यही लोग इस समय वहां पर संपन्न वर्ग थे। ब्रिटिश सरकार भी इनका जो है साथ देती थी। ब्रिटिश सरकार भी क्या करती थी? इनका साथ देती थी। शासन हो, पुलिस हो, न्यायालय हो, सभी जो है मौका मिलने पर जो है नंबूदरी और नायर भूस्वामी का सपोर्ट करते थे। ब्रिटिश सरकार ने इनके फेवर में कुछ कानून भी पारित किया। कुछ नंबूदरी और नायर भूस्वामी के समर्थन में। तो केरल के जो मालाबार तट पर जो मोपला रहते थे वो काफी इससे जो है गुस्सा आ गए। और इसका मेन कारण था कृषक असंतोषी था। मोपला विद्रोह का मेन काउज क्या था? कृषक असंतोष था। लेकिन यह शीघ्र ही सांप्रदायिक रंग ले लिया। एक थे उस क्षेत्र में लोकल एक धार्मिक नेता थे मुसलमानों के, उनका नाम था अली मुसलियार। सरकार ने क्या किया कि अली मुसलियार के खिलाफ जो है मस्जिद के आसपास जो है क्षेत्रों पर हमला किया और काफी स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। लेकिन फिर जो है
यह विद्रोह जो 1836 से पहला विद्रोह का जो चिंगारी शुरू हुआ था वह समाप्त हो गया। लेकिन पुनः जो है मोपला विद्रोहियों ने 1921 में पुनः जो है विद्रोह कर दिया, अली मुस्लियार के ही नेतृत्व में। अली मुस्लियार के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और यह जमकर सांप्रदायिक हो गया और काफी तनाव की स्थिति हो गई। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, यहां पर सैनिक शासन लागू कर दिया और मोपला विद्रोहियों का जमकर जो है आप कह सकते हैं कि उनको मार गिराया गया। स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई और लेकिन अंतिम में मोपलाओं ने अपना जो है सरकार के सामने या उस क्षेत्र के जो भूस्वामी थे उनके सामने सरेंडर कर दिया। बाद में इसको जो है महात्मा गांधी ने भी मोपला विद्रोहियों का समर्थन किया, अबुल कलाम आजाद ने भी मोपला विद्रोहियों का समर्थन किया और प्लस जो है खिलाफत आंदोलन के जो एक प्रमुख नेता थे शौकत अली, उन्होंने भी मोपला विद्रोहियों का समर्थन किया। काफी राष्ट्रव्यापी समर्थन मोपला विद्रोहियों को मिला, लेकिन चूंकि ताकत ब्रिटिश सरकार के पास थी तो इस विद्रोह पर इन्होंने कब्जा कर लिया। एक अली मुस्लियार जो थे मोपला विद्रोहियों के प्रमुख नेता थे और एक और नेता उभरे, उनका नाम था वेरियन अली हाजी था। वेरियन हाजी करके था, वेरियन अहमद हाजी। ये भी जो है अली मुस्लियार बहुत के नेतृत्व में ही मोपला विद्रोह हुआ था, लेकिन वेरियन अहमद हाजी भी जो है एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि मोपला विद्रोही के नेता थे, लेकिन अली मुस्लियार के बाद थे। परीक्षाओं में अली मुस्लियार ही पूछेगा। यह हो गया आपका मोपला विद्रोह। अब तीसरा है नील विद्रोह। नील विद्रोह हुआ था 1859 में और 1860 तक हुआ था। उस समय के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग को यह कहना पड़ गया जब नील विद्रोह हुआ, जो उस समय के वायसराय थे, ब्रिटिश वायसराय थे, कि 1857 के विद्रोह के बाद यह सबसे ज्यादा संगठित विद्रोह था। 1857 के बाद विद्रोह के बाद यह पहला संगठित विद्रोह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था और हमारी स्थिति कुछ इस विद्रोह के सामने उसी प्रकार है जब 1857 के विद्रोह के समय थी। 1857 के विद्रोह के बाद आप कह सकते हैं कि भारत में यह पहला संगठित विद्रोह था जो बंगाल में हुआ, नील किसान वालों ने किया। काफी इंपॉर्टेंट विद्रोह है। नील विद्रोह का कारण यह था कि उस क्षेत्र के किसान जो थे वो चावल उगाना चाहते थे। उस क्षेत्र के किसान जो है चावल उगाना चाहते थे, लेकिन जो यूरोपीय पूंजीपति थे वो क्या करते थे कि जमीन जो है, चूंकि जमींदारी प्रथा था उस क्षेत्र में, बंगाल में और बिहार में, यह मूलतः बंगाल में ही हुआ था और नील की खेती बंगाल और बिहार में ही होती थी। तो इस क्षेत्र में जमींदारी प्रथा था, अस्थायी बंदोबस्त था। तो यूरोपीय पूंजीपति क्या करते थे कि जमींदारों से रैयत मतलब जमीन ले लेते थे, रैयत पर जमीन ले लेते थे और किसानों से कहते थे कि इस पर जो है नील उगाओ। किसान को क्या कहते थे कि नील उगाओ, और किसान चाहते थे कि हम चावल उगाएं। तो यूरोपीय पूंजीपति क्या करते थे, जो बागान मालिक थे, नील के बागान के मालिक थे, वो कहते थे किसानों से कि तुमको हम पैसा देते हैं, ददनी प्रथा के अनुसार पैसा देते थे, कुछ अग्रिम राशि देते थे जो नाम मात्र का होता था, और फिर उस पर किसानों से एक करारनामा लिखा लेते थे। करारनामा लिखा लेते थे कि नील का खेती आपको करना होगा और नील का जो है आपको बेचना बाजार में नहीं जाके है, आपको हमें ही बेचना होगा, मतलब यूरोपीय पूंजीपति या बागान मालिक को ही बेचना होगा। तो यह एक तरह से असामान्य व्यवहार था जो यूरोपीय पूंजीपति या बागान मालिक कह लीजिए, जो किसानों के जो नील उपजाते थे
उनके प्रति यह देखने को मिलता है। किसानों ने सबसे पहले जो है इस सिस्टम के खिलाफ सितंबर 1859 में विद्रोह कर दिया। नदिया जिला है बंगाल में, वहीं पर गोविंदपुर गांव है, वहीं पर किसानों ने विद्रोह कर दिया और यह विद्रोह काफी तेजी से फैल गया। और इस विद्रोह को जो है दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास और रफीक मंडल, ये तीन व्यक्ति थे। रफीक मंडल मालदा के रहने वाले थे और दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास गोविंदपुर के रहने वाले थे। विद्रोह का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। किसानों ने बहुत जमकर जो है सभी जगह के बंगाल के किसान जो है, या पावना नदिया के किसान हो, या पावना के किसान हो, या खुलना के किसान हो, या ढाका के किसान हो, या मालदा के किसान हो, ये सभी जो है नील किसान जो थे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। काफी स्थिति जो है आप कह सकते हैं कि तनावपूर्ण हो गई थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और इसका समर्थन जो है बंगाल के बुद्धिजीवी ने किया, बंगाल के बुद्धिजीवी ने किया। उसके बाद जमींदारों ने भी किया। आश्चर्य की बात है, साहूकार ने भी किया। सबसे बड़ा चीज है कि यूरोपीय ईसाई मिशनरी ने भी नील विद्रोहियों का साथ दिया। यूरोपीय ईसाई मिशनरी, नील विद्रोह का जो वर्णन है वो सबसे अच्छा वर्णन किया गया है। दीनबंधु मित्र ने एक नाटक लिखा था नील दर्पण। नील दर्पण में जो है इस विद्रोह और मतलब नील किसानों के साथ किस प्रकार का अत्याचार किया जाता था उसका वर्णन नील दर्पण नाटक में दीनबंधु मित्र ने किया है। समाचार पत्र में नील विद्रोहियों के बारे में सद्भावनापूर्ण लेख लिखने के लिए जो सबसे पहला था, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने संपादक थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र के ये संपादक थे। हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील किसानों के सहानुभूति में जमकर लेख लिखा और एक तरह से कह सकते हैं कि नील किसानों के लिए हक की आवाज उठाने वाला अगर कोई पत्रकार था तो वह हरिश्चंद्र मुखर्जी थे और कोई समाचार पत्र था तो हिंदू पैट्रियट था। अंतिम में सरकार को 1860 में जो है एक नील आयोग का गठन करना पड़ा ब्रिटिश सरकार को और उसने इस रिपोर्ट में जो है इस कहा कि जो है इसकी खेती को बंद किया जाए और कोई किसान अगर स्वेच्छा से करता है तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन जबरन कोई किसी भी ब्रिटिश जो है बंगाल मालिक किसी भी किसान को जो है जबरदस्ती नील की खेती के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह इस विद्रोह के समय में जो है एक चीज देखा गया कि किसानों ने जो है संगठन का परिचय दिया, ईमानदारी का परिचय दिया और कहीं भी हिंसा देखने को नहीं मिलता है। काफी ही तरीके से सत्याग्रह या जो संवैधानिक तरीका है उसी का फॉलो किया गया और यह पहला किसान का सफल आंदोलन था। पहला किसान का सफल आंदोलन था और ब्रिटिश को इस आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। कहीं ना कहीं गांधी जी ने भी जो है इसका प्रेरणा नील आंदोलन का प्रेरणा जो किसानों का देखा तो वो जो चंपारण जब पहला सत्याग्रह करने गए तो गांधी जी ने कहीं ना कहीं यह सीख वहीं से दिया होगा। यह किसानों का सफल आंदोलन था और जब राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ तो नील विद्रोहियों का जो नील किसानों का जो कहानी है वह संस्मरण है, वह राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एक आदर्श बन गया। तो यही है आपका नील विद्रोह के बारे में जानकारी है और आज हम और कुछ किसान विद्रोह हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक साथ ये वीडियो संभव नहीं है। हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में जो है किसान विद्रोह के बारे में और भी देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।